हेलो एवरीवन। हमारा अभी का टॉपिक है व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट पार्ट 2। मैंने पहले ही इसका पार्ट 1 बना करके अपलोड किया हुआ है, तो बेटर है आप पार्ट 1 पहले देख ले ताकि पार्ट 2 हम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इस पार्ट में हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रैन्युलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसको हम लोग कह रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को डिटेल में जानने से पहले हम लोग इसको समझते हैं कि क्यों कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रो टर्म है इसका मतलब होता है न्यूट्रल, एंड फिल्स मतलब लवर। सो ऐसा कहा जाता है कि ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो ग्रैन्यूल्स एसिडिक स्टेन से भी स्टेन हो सकते हैं एंड बेसिक स्टेन से भी स्टेन हो सकते हैं। सो ये एसिडिक एंड बेसिक स्टेन दोनों से स्टेन हो सकते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। Granules take both acidic and basic stains, and after staining ये violet pink कलर के दिखते हैं। जो स्टेन हम लोग यूज करते हैं इनके स्टेनिंग के लिए वो है हेमाटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट WBC में से है। मीन्स अगर हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले अगर कोई लड़ने के लिए जाता है वो है न्यूट्रोफिल्स। दैट इज इनका अगर अमाउंट पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे 40 to 75%। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं दे आर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर मींस इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कई लूप्स में डिवाइडेड होते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है दे आर पॉलीमॉर्फो, मींस न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू मेनी लूप्स। ओके, सो न्यूक्लियस विथ सेवरल लूप्स। सो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। इनका डायमीटर 10 to 14 माइक्रोन मीटर होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम लोगों को समझना है वो ये है कि जो यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे हैव सिंगल हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस। मींस जब न्यूट्रोफिल यंग फॉर्म में होते हैं तो उनके पास किस तरीके का न्यूक्लियस होता है, हॉर्स शू शेप का, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं घोड़े की नाल। तो इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, जब न्यूट्रोफिल यंग फॉर्म में होंगे तो हम लोग कहते हैं हॉर्स शू शेप। एंड जब न्यूट्रोफिल अडल्ट, मींस अडल्ट एज इन जब ये मेच्योर हो जाते हैं, नॉट अडल्ट, जब न्यूट्रोफिल्स मेच्योर हो जाते हैं तो उनका जो न्यूक्लियस हो जाता है वो लोब्ड में डिवाइडेड हो जाता है, 2 to 6 लोब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड ये सारे लोब क्रोमैटिन फिलामेंट से कनेक्टेड रहते हैं। सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को जानना है। यंग न्यूट्रोफिल्स हैव सिंगल हॉर्सशू shape nucleus which becomes lobed as cell grows. In mature cell, nucleus is purple in color with multi-lobe 2 to 6 lobe. Lobes are connected by chromatin filament. तो हम लोग इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ भी कर रखा है कि जब हमारे न्यूट्रोफिल्स यंग होते हैं तो इनके न्यूक्लियस कैसे हैं, दे हैव हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस। और जब हमारे न्यूट्रोफिल्स मेच्योर हो जाते हैं तो इनके पास मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, एंड ये सभी किससे कनेक्टेड है, तो थिन क्रोमैटिन फिलामेंट से कनेक्टेड है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यंग न्यूट्रोफिल एंड मेच्योर न्यूट्रोफिल। नाउ मूविंग ऑन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को यहाँ पे याद करके रखना है वो है अबाउट ये एक सेक्स क्रोमैटिन यहाँ पे होता है, सेक्स क्रोमैटिन। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जो सेक्स क्रोमैटिन दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमैटिन इज नॉर्मल फाइंडिंग सीन इन 2 to 3% ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन फीमेल। तो अगर फीमेल का न्यूट्रोफिल्स है तो उसमें हम लोगों को इस तरीके का एक ड्रम स्टिक दिख सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ड्रम स्टिक अपेंडेजेस फ्रॉम अ न्यूक्लियर लूप। तो कहने का मतलब कि अगर ये न्यूट्रोफिल फीमेल का है तो फीमेल के न्यूट्रोफिल में हम लोगों को क्या दिखेगा, फीमेल के न्यूट्रोफिल में हम लोगों को ऐसा ड्रम स्टिक मींस ऐसे इस तरीके के शेप का एक क्रोमैटिन दिखेगा, और उस क्रोमैटिन को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं बार बॉडी से भी। ये बार बॉडी हम लोग जानते हैं कि बार बॉडी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग कहते हैं बार बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 2x। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बार बॉडी का नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स दैट इज n-1, ये बार बॉडी का फॉर्मूला है।
तो अब यहाँ पे हम लोग से पूछा जाए कि बताओ n कितना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम फीमेल बॉडी में कितना है, तो हम लोग कहेंगे 2 एंड -1 इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब फीमेल में एक एक्स्ट्रा जो एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो गया, बार बॉडी जैसा। ठीक है, फीमेल में जो एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम है, ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, बार बॉडी जैसा। इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल मेल का केस लेते हैं, तो मेल में टोटल एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, तो ओनली 1 है। तो अगर बार बॉडी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग कहेंगे कि मेल में एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। मेल हैज ओनली मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक एक्स क्रोमोसोम किसके जैसा बिहेव करेगा, तो बार बॉडी के जैसा। एंड फॉर्मूला क्या हो गया, n-1। अब फॉर एग्जांपल हम लोग को कहीं पे क्वेश्चन दिया है कि फीमेल में सपोज इस तरीके का कंडीशन है ट्रिपल एक्स, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बार बॉडी कैसे फाइंड करेंगे, n-1 हमारा फॉर्मूला होता है। मींस n हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम -1, तो टोटल बार बॉडीज यहाँ पे कितने निकल गए, 2। सो बार बॉडी इज बेसिकली एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, वो कहलाता है बार बॉडी। कहाँ पे देखने को मिलेगा बार बॉडी, अब ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो फीमेल का न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें ये जो ड्रमस्टिक अपेंडेजेस है ये एक्चुअली में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम या बार बॉडी होता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। सो अब बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स आर द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों को जानना, क्योंकि हमारे बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में, जब से हम लोग पैदा लेते हैं तब से हमारी बॉडी में, और एक इम्यूनिटी जो इन्वायरमेंट में आने के बाद हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल इज इननेट इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे बॉडी में कोई पैथोजन नहीं आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्टिल मेरे बॉडी में न्यूट्रोफिल्स है। तो वेदर देयर इज अ एंट्री ऑफ एनी पैथोजन और नॉट, न्यूट्रोफिल विल ऑलवेज रिमेन इन माय ब्लड। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल रिलीज फ्रॉम बोन मैरो एंड ये हमारे सर्कुलेशन में एंटर करता है। तो यही बात हो गया कि न्यूट्रोफिल अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। न्यूट्रोफिल एक बार अगर बोन मैरो से रिलीज हो गया, रिलीज हो जाता है, तो ये हमारे सर्कुलेशन में रहता है। तो कब तक रहता है हमारे सर्कुलेशन में, 8 to 10 आवर्स तक रहता है। ठीक है, एंड देन दे एंटर्स द टिश्यू, आफ्टर दैट दे नेवर रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो तो हमारे बॉडी के सभी ब्लड के सेल्स बनाता है, तो हम ऐसा कहते हैं कि बोन मैरो क्या बनाएगा, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल भले ही कोई पैथोजन आए ना आए, न्यूट्रोफिल तो बनेंगे ही। न्यूट्रोफिल हमारे ब्लड में कितनी देर तक रहेंगे, तो हम कहते हैं 8 to 10 आवर्स। फिर ये ब्लड से, ये हमारे ब्लड में कितनी देर तक रहेंगे, तो सपोज ये हमारा ब्लड है, ये हमारे ब्लड में कितनी देर तक रहेंगे, 8 to 10 आवर्स। एंड फिर उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड से निकल करके ये हमारे टिश्यू, जो टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू स्पेस है वहां पे ये चले जाते हैं। ठीक है, एंड वहीं पे फिर ये वहां पे रहते हैं और फिर उसके बाद वहीं पे भी ये खत्म हो जाते हैं, मतलब ये दोबारा वापस लौट करके कभी भी फिर ब्लड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं, टिश्यू स्पेस या टिश्यू फ्लूइड में खत्म हो जाते हैं। एंड जब ये टिश्यू फ्लूइड में ये खत्म हो जाते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं तो इनके डेड बॉडी को कौन इनगल्फ कर लेता है, इनके डेड बॉडी को इनगल्फ कर लेता है मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस आ करके इनके डेड बॉडी को इनगल्फ कर लेता है। सो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आया कि जो लाइफ साइकिल है न्यूट्रोफिल का वो 8 to 10 आवर्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना। फंक्शन क्या है न्यूट्रोफिल्स का, सी न्यूट्रोफिल्स का, क्योंकि अभी हम लोग 11th में ये टॉपिक पढ़ते हैं या 12th में थोड़ा बहुत आता है ह्यूमन हेल्थ में, तो बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं बताया जाता है क्लास में, बट हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझेंगे, आई एम सॉरी, न्यूट्रोफिल्स। तो जैसे पता है न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, तो मैक्रोफेजेस हो गया बड़ा भाई और न्यूट्रोफिल्स हो गया छोटा भाई। सो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोफेजेस। क्यों माइक्रोफेजेस, क्योंकि जैसे मैक्रोफेजेस क्या करता है, किसी भी चीज को इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ को अगर हिंदी में बोले तो भक्षण, किसी भी चीज को निगल लेता है, swallow कर लेता है, swallow भी नहीं, भक्षण कर लेता है या इनगल्फ कर लेता है। उसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स भी जो है, सपोज ये हमारा न्यूट्रोफिल्स है, छोटू सा न्यूट्रोफिल है, और ये यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल है, इसका नॉट हमारा न्यूट्रोफिल्स, ये हमारा न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स किसको देखा, ओ यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को, जैसे हम लोग क्लास 10th में अमीबा के बारे में पढ़े थे, अमीबा कैसे स्यूडोपोडिया बनाता है, तो ये भी अपना फॉल्स हैंड बनाएगा, और फिर ये क्या करेगा, ग्रेजुअली किसको इनगल्फ कर लेगा, इसको इनगल्फ कर लेगा, है ना, किसको इनगल्फ कर रहा है न्यूट्रोफिल्स,
सी न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ कर रहा है बैक्टीरिया को, तो ये न्यूट्रोफिल्स, और यहाँ पे ये किसको इनगल्फ कर लिया, हम लोग बैक्टीरिया को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, ठीक है, कौन, न्यूट्रोफिल्स, और इनगल्फ करने के बाद तो ये न्यूट्रोफिल्स फाइनली ये इनगल्फ कर लिया है किसको, तो ये इनगल्फ कर लिया बैक्टीरिया को, सी बैक्टीरिया इज क्राइंग, बैक्टीरिया रो रहा है क्योंकि बैक्टीरिया को कौन इनगल्फ कर लिया, न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे फिर इस पैकेट के अंदर अपने लाइसोसोम्स को रिलीज कर देंगे एंड फिर ये किल कर देंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहे हैं, इनगल्फ करने के बाद जो फूड वैक्यूल बनेगा उसमें वो अपने लाइसोसोम्स को डाल देंगे और इस बैक्टीरिया को छोटे 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 पार्ट में डाइजेस्ट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या हो गया, दे आर फैगोसाइटिक, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शन, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन इन्फ्लामेशन, कैसे इन्फ्लामेशन में, इट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, जो कि वेसोडाइलेशन एंड स्वेलिंग का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस, व्हिच इज अ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकंड कॉजेस इन्फ्लामेशन, सो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज भी न्यूट्रोफिल शो करते हैं। एंड तीसरा, न्यूट्रोफिल कॉजेस फीवर, ठीक है, क्योंकि ये फीवर प्रोड्यूसिंग, जैसे ही बैक्टीरिया को किल किया ना, बैक्टीरिया को किल करने के बाद ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे जिसको कहेंगे पायरोजेंस, ठीक है, और ये पायरोजेंस क्या कॉज करते हैं, फीवर। तो हम लोग अभी तक ये जानते थे कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, बट आज पता चला कि ओके न्यूट्रोफिल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। ओके, नाउ नेक्स्ट, देन सेकेंड ग्रैन्युलोसाइट्स जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इओसिनोफिल्स, ठीक है ना। जैसे न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके जो ग्रैन्यूल्स थे दे आर न्यूट्रल इन नेचर, मींस वो एसिडिक स्टेन से भी स्टेन हो रहे थे, बेसिक स्टेन से भी स्टेन हो रहे थे। यहाँ पे इओसिनो टर्म का मतलब होता है एसिडिक और फिल्स मतलब लवर, मींस ये किस स्टेन से स्टेन होंगे, तो दे आर एसिड लवर हम कह सकते हैं, और ये किस स्टेन से स्टेन होते हैं, एसिडिक स्टेन से, ठीक है ना। सो इसका डायमीटर कितना होता है, 10 to 14 माइक्रोन मीटर, एंड इनका नंबर कम होता है एज कंपेयर टू हमारे न्यूट्रोफिल्स। इनका नंबर कितना होता है, 1 to 6% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हमारे बॉडी में जो टोटल WBC है उनमें ये सिर्फ 1 to 6% होते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, जैसे हमारे चश्मे होते हैं स्पेक्टिकल्स, उनके जैसा है। तो इनका न्यूक्लियस एकदम हमारे चश्मे के जैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। बट किसी किसी में ट्राइलोब भी देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात की कि इनके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो किससे स्टेन होंगे, तो एसिडिक स्टेन से स्टेन हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्टेन होने के बाद ये किस कलर, कौन से कलर को शो करते हैं, तो ब्राइट पिंक, वो वॉयलेट कलर दिखा रहे थे, ये कौन से कलर दिखाएंगे, ब्राइट पिंक। क्या फंक्शन है इओसिनोफिल का, सो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये जो याद रखना है हम लोगों को वो ये है कि ये पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, मीन्स अगर बॉडी में कोई भी पैरासाइट आते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बॉडी में एंटर करा है हेलमिंथिक वॉर्म, तो अगर बॉडी में कोई भी हेलमिंथिक या वॉर्म आते हैं या पैरासाइट आते हैं तो उनको किल करेगा इओसिनोफिल, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इओसिनोफिल किसको किल करते हैं, पैरासाइट्स को, एंड दे आर एक्चुअली ना इन पैरासाइट्स के लार्वा लवर। तो ये पैरासाइट्स का जो लार्वा होता है, इन लार्वा को किल करते हैं इओसिनोफिल्स, ठीक है। तो मेनली ये किसको डिस्ट्रॉय करेंगे, पैरासाइटिक लार्वा को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को याद रखना है कि ये पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन या पैरासाइटिक इन रिएक्शन अगर हमारे बॉडी में, पैरासाइटिक नॉट रिएक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में होता है तो कौन से WBC काम करेंगे, वहां पे काम करेंगे इओसिनोफिल। नाउ इट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बॉडी में एलर्जी हो गया है तो वो एलर्जी एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, वो एक ही जगह पे रहे, लिमिट कर देता है उसको, ठीक है। मतलब एलर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट होने या बॉडी में फैलने नहीं देता है इओसिनोफिल। सो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इओसिनोफिल, फर्स्ट ये पैरासाइट्स को किल करते, पैरासाइट्स के लार्वा को, और दूसरा ये बॉडी में किसको स्प्रेड नहीं होने देते, एलर्जीज को, ठीक है ना। पर मेन फंक्शन तो इसका पैरासाइट्स को किल करना है। अब आते हैं बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स टर्म को अगर हम लोग बाइफरकेट करके समझे कि मतलब क्या होता है, बेसो मीन्स हो गया बेसिक स्टेन लवर, ठीक है। सो ये कौन से स्टेन से स्टेन हो सकते हैं,
तो हम लोग कहते हैं कि ये बेसिक स्टेन से स्टेन होंगे। फिल्स मतलब लवर, ठीक है। डायमीटर इज सिमिलर टू न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स एंड इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड हो सकता है, ट्राइलोब्ड, मतलब अपने किसके भाई के जैसा, अपने इओसिनोफिल भाई जैसा। इनके न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड और ट्राइलोब हो सकते हैं, ठीक है। और जब इनको हम स्टेन करते हैं तो ये किस तरीके के अपीयर होते हैं, ये ब्लू कलर अपीयर होते हैं, बेसोफिल्स। नाउ द क्वेश्चन इज बेसोफिल का फंक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसोफिल का ये है कि वो एलर्जीज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया? न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है मेन, बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन, अगर पैथोजन एज इन अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले उसको जाकर के किल करेंगे न्यूट्रोफिल्स। देन उसके बाद पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो कौन काम करेंगे, इओसिनोफिल्स। एंड अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो कौन पार्टिसिपेट करेंगे, वो होंगे हमारे बेसोफिल्स। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट लिम्फोसाइट्स एंड सबसे इंटरेस्टिंग होगा हमारा टॉपिक एलर्जीज। तो आने वाले वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो लास्ट तक ये पूरी सीरीज को सुने। थैंक यू।